नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में देखिए चल रहा है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स या एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए दोस्तों ये कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 6 है। और बता दें कि इसके पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर पिछली वीडियो देखना है तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। दोस्तों बता दें कि यह इस चैप्टर की पहली वीडियो है, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार जो तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत है वो क्या क्या है और तत्व क्या होते हैं। जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, जैसे कि तत्व है, धातु है, अधातु है, उपधातु, क्षारीय मृदा धातु, अक्रिय गैसें। ठीक है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि तत्वों का निष्कर्षण क्यों किया जाता है। उसके बाद ये क्या लिखे गए हैं, जो कॉपर पायराइट है, मैग्नाइट है, मैलेगाइट, आखिर ये किसके नाम है, इनको भी समझेंगे। उसके बाद देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, और धातुओं की पहचान, अगर कहीं अगर आप किसी धातु को, किसी तत्व को देख रहे हैं, अगर आपको पहचानना है कि वो धातु है या अधातु है या उपधातु है या क्षारीय धातु, तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे। यानी जो आपको पूरी की पूरी आवर्त सारणी मिलती है जिसमें ढेर सारे तत्वों को भरा गया है, आखिर उन पूरे आवर्त सारणी को आप देख करके कैसे समझ पाएंगे कि उनमें से वही धातु है। क्योंकि हमारी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी आज के युग में चल रही है, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें अलग अलग तरह के तत्वों को एक साथ भरा गया है। कहीं ग्रुप में भरा गया है तो कहीं पीरियड्स में भरे गए हैं। कुछ तत्वों को अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया है, कुछ तत्वों को क्षारीय धातुओं की, कुछ तत्वों को क्षारीय मृदा धातुओं की कैटेगरी में रखा गया है, वहीं पे कुछ धातुओं को उपधातुओं के कैटेगरी में रखा गया है। आखिर एक साथ सभी तत्वों को जब रखा गया तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि उनमें से धातु कौन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे कि धातुओं की उपयोगिता क्या है हमारे इस डेली लाइफ में। आखिर धातु किस तरह से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हैं, या हम किस तरह से धातुओं का उपयोग करते हैं, या अपने हम कारखानों में या अपने डेली लाइफ में किस तरह से धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए धातुओं को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, आखिर जैसे मान लीजिए लोहा, आप देखते हैं लोहे के बड़े बड़े पुल बनते हैं, लोहे की गाड़ियाँ बनती हैं। आप देख लीजिए छोटे से लेके बड़े गाड़ियों तक, ट्रेन तक देख लीजिए किसकी बनती हैं, लोहे की बनती हैं। आप एरोप्लेन ले लीजिए, एरोप्लेन देख लीजिए, एरोप्लेन लोहे की भी बनती है, और उसके साथ लोहे ज़्यादा अगर लोहा इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत भारी हो जाएगी। जब भारी हो जाएगी तो उड़ने में दिक्कत होगी, उड़ेगी नहीं, गिर जाएगी नीचे। तो इसके लिए जो एरोप्लेन बनती है उसमें प्लेटिनम जैसी या फिर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, जो काफ़ी हल्के तत्व होते हैं लेकिन बहुत ही मजबूत तत्व होते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहुत हल्के होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं, उन धातुओं का मिश्र धातु बनाया जाता है। यानी कि सभी हल्के हल्के धातुओं को मिक्स करके आपस में मिश्र धातु बनाया जाता है, और उस मिश्र धातुओं का क्या किया जाता है, एरोप्लेन या हवाई जहाज या फाइटर जेट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों धातु हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। आप देखते हैं मकान भी बनता है तो मकान में भी सरिया डाला जाता है, लोहे की सरिया डाल करके मकान बनाए जाते हैं। लोहे के बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, जैसे कि नैनी ब्रिज ले लीजिए इलाहाबाद का, या फिर हावड़ा का पुल ले लीजिए। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, बड़ी बड़ी धरोहरें हैं ना, वो सभी कहीं ना कहीं धातुओं से ही बनती हैं। जैसे आप देख लीजिए एफिल टावर ले लीजिए, कहीं ना कहीं धातु का इस्तेमाल है उसमें। देखिए आप जो बड़ी बड़ी मोटर वाहन गाड़ियाँ हैं उनका भी ले लीजिए, ट्रक है, जो बड़े बड़े मालवाहक विमान हैं, जो समुद्री जहाज हैं, उनको भी देख लीजिए, वो सभी भी कहीं ना कहीं लोहे की ही बनी हुई हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे कि जो बिजली के खंभे होते हैं बड़े बड़े, उनको भी देखिए वो भी एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, कहीं कहीं लोहे के बने हुए हैं। ठीक है, आप देखिए रोडों पे जो लाइट लगती है, स्ट्रीट लाइट, वो भी जो पोल होते हैं वो किसके बनते हैं, तो सभी धातुओं के ही बनते हैं। तो उन धातुओं को कैसे निकाला जाता है, यानी आपके लिए लोहा भी जरूरी है, आपके लिए सोना भी जरूरी है, चांदी भी जरूरी है, क्योंकि गहने पहनना है। अगर आपको वैद्युत धारा बहाना है तो आपको कॉपर के तार भी चाहिए, जो बिजली के सुचालक तार होते हैं, वैद्युत के सुचालक तार होते हैं। कॉपर भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, एल्यूमिनियम भी चाहिए। तो आखिरकार वो सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी दुनिया में। ठीक है, उसी लिए आपको बताया जा रहा है, इस चैप्टर में यही जानकारी दी जाएगी कि तत्वों के निकालने का क्या सिद्धांत है, मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं। अगर वो जमीन में पाए जाते हैं, पृथ्वी की भूपर्पड़ी में पाए जाते हैं, तो पृथ्वी की भूपर्पड़ी से उनको कैसे निकालेंगे आप, क्या क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए, तो उसको कहेंगे धातु कर्म। यानी धातुओं को कैसे निकाला जाता है, तो धातुओं को जमीन के अंदर से निकाला जाता है और बाद में उसका धातु कर्म किया जाता है, तब आपको धातु मिलती है। ठीक है, तो धातु को जब निकालना रहेगा तो जमीन के अंदर से कोई अयस्क निकालेंगे, और उस अयस्क का सबसे पहले क्या करेंगे, सांद्रण। ठीक है,
तब आपको थोड़ी मोड़ी शुद्ध धातु मिल जाएगी। यानी सबसे पहले आप जमीन के अंदर से किसी भी पदार्थ को निकाल के, किसी भी अयस्क को निकाल के अगर उसका सांद्रण करेंगे तब आपको एक चांस बनता है कि आप उसमें से धातु को निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सांद्रण। उसके बाद उस पूरे पदार्थ का जो भी जमीन के नीचे से मिलेगा या पृथ्वी की भूपर्पटी से मिलेगा, उसका आप क्या करेंगे, भर्जन करेंगे या निस्तापन करेंगे। या भर्जन और निस्तापन सभी में नहीं करेंगे, किसी अयस्क के लिए भर्जन आवश्यक होता है, किसी अयस्क के लिए निस्तापन करना होता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। जैसे कहीं कहीं ऑक्साइड अयस्क होता है तो ऑक्साइड अयस्क के लिए भर्जन इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं सल्फाइड अयस्क भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रगलन मतलब सबसे पहले आपको करना है अयस्क का सांद्रण, उसके बाद भर्जन या निस्तापन, उसके बाद प्रगलन। और उसके बाद प्रगलन में क्या होता है, प्रगलन में जबरदस्ती धातुओं के जो अशुद्धियां होती हैं उनको गलाने के लिए जबरदस्ती कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि प्राप्त जो गलित धातु होती है वो अलग बैठ जाती है और जो अशुद्धियां होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, धातुमल के रूप में। तो प्रगलन के बाद हमको कुछ अशुद्ध धातु मिलती है, उसमें बहुत ही कम अशुद्धियां रहती है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रगलन में जो आपको गलित धातु मिलती है, मतलब जो भी धातु अयस्क में रहती है वो गल करके अलग हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ही नाम मात्र शुद्धि रह जाती है और उसी अशुद्ध धातु का हम शोधन कर देते हैं तो हमको लास्ट में शुद्ध धातु मिल जाती है। यानी कि धातुओं को कैसे निकाला जाएगा, तो अगर इसको आपको जानना है तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करना पड़ेगा, फिर भर्जन या निस्तापन करना पड़ेगा, फिर प्रगलन कराएंगे, फिर उसके बाद प्राप्त अशुद्ध धातु का शोधन कराएंगे तो आपको ये शुद्ध धातु मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तत्व क्या होता है। जैसे आपका चैप्टर क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निकालने का सिद्धांत। मतलब तत्व, अगर आप तत्व देखेंगे तो तत्व तो सब हैं, धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, अक्रिय गैसें। यानी कि तत्व जो आपके आवर्त सारणी में भरे गए वो सभी तत्व ही तो हैं, जो वर्ग और समूहों में रखे गए हैं, आवर्तों में रखे गए हैं, वो सभी तत्व ही हैं। लेकिन उन सभी तत्वों को हमको नहीं पढ़ना है। हमको किस तत्वों को पढ़ना है, केवल धातुओं को पढ़ना है। इस चैप्टर में हम तरह तरह की धातुओं को जानेंगे, कौन धातु कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो जानेंगे, कौन धातु किस तरह से कहाँ इस्तेमाल की जाती है वो जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सभी धातुओं को, तत्वों को छोड़ दीजिए, धातुओं को कर लीजिए और धातुओं को निकालेंगे। यहाँ पे जानेंगे कैसी कैसी धातुएं किस किस रूप में पाई जाती हैं। देखिए जो तत्व हैं वो सब होते हैं। यानी कि तत्व आप किसे कहेंगे, देखिए कोई भी पदार्थ इस दुनिया में है, कोई भी पदार्थ इस दुनिया में है, जैसे मान लीजिए ये सबस्टेंस है, सबस्टेंस मतलब मैटर, ये छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। कोई भी बड़ा पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो छोटे छोटे भागों से मिलकर बना है। जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि अणु कहते हैं हिंदी में। और अगर देखा जाएगा तो ये मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे छोटे अनगिनत असंख्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इस मॉलिक्यूल या अणु का वह छोटा से छोटा पदार्थ जिसे दो भागों में न बांटा जा सके, उसे आप लोग क्या कहते थे, एटम। क्या कहते थे दोस्तों, एटम। एटम मतलब हो गया परमाणु। परमाणु मतलब किसी भी पदार्थ का वह छोटा छोटा कण जिसे दो भागों में न बांटा जा सके, वही क्या कहलाता है, एटम या परमाणु। ठीक है, अब दोस्तों किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण यही होता है। अगर देखेंगे कि यह एटम दो भागों में बटेगा तो नहीं बटेगा, लेकिन यह एटम किन कणों से बना होता है, तीन मूल कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। दोस्तों बता दें कि यही जो परमाणु होता है ना, यही तत्व कहलाता है। ठीक है, मतलब एक ही तत्व के कई परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब पढ़ते हैं ना, वो सभी क्या हैं, तत्व ही हैं। वो सभी क्या है, तत्व ही हैं। जैसे अगर हम लिख दिए, जैसे हम अगर लिख दिए H2, तो ये क्या है, यह हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु हैं। प से पीछे, प से परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, कहेंगे हाइड्रोजन तत्व है। यहाँ पे कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के पीछे देखिए, पीछे प से पीछे, प से परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, दो परमाणु हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर इसको लिख दिया जाए 3H2, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए यहाँ पे, 3 दुना के 6 परमाणु हो गए। कैसे, ये जो आगे होता है ये अणुओं की संख्या होती है, ये जो पीछे होता है इसको परमाणुओं की संख्या कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं यहाँ पे, तो अ से आगे देखेंगे और अ से अणुओं की संख्या बताएंगे, 3 अणु हो गया। ठीक है, और ये तीनों हाइड्रोजन के पास दो दो परमाणु हैं। समझिए इसका मतलब, 3 हाइड्रोजन के पास दो दो परमाणु हैं, तो यहाँ पे 3 दुना के 6 परमाणु कुल टोटल हो गए। ठीक है, आइए आशा करते हैं आप इस चीज समझ रहे होंगे। अब देखिए हमारे पास जितने भी तत्व है ना, चाहे देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी है, ठीक है, एल्यूमिनियम, कोई भी है, तो देखिए क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये गैस होती है। ठीक है, ये गैस होती है
और यह हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? अंतरिक्ष में पाई जाती है। मतलब अंतरिक्ष में कितना % पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, या आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की फर्स्ट डिवीजन गैस कौन है? हाइड्रोजन है। या अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। इस दुनिया में, इस अंतरिक्ष में सबसे गर्म गैस कौन है? तो वो भी हाइड्रोजन है। ठीक है, एच फॉर हॉटेस्ट गैस, और एच फॉर मतलब कि सबसे हल्की गैस भी है, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली भी यह गैस है, याद रखिएगा। ठीक है, लिथियम जो है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको धातुओं के बारे में जानना है तो सबसे पहले जान लीजिए कि लिथियम सबसे हल्की धातु है, जो कि आजकल सबके पास होती है। देखिए, बैटरी जो होती है मोबाइल की ना, वो लिथियम से ही बनती है। आप बैटरी को निकालेंगे, देखेंगे लिखा रहेगा लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो लिथियम इस दुनिया में पाई जाने वाली सबसे लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्की धातु है। ठीक है, लाइटेस्ट मेटल। अगर हल्की है तो कोई भारी भी होगा, अगर लाइटेस्ट है तो कोई भारी भी होगा। देखिए, ऑस्मियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है इस दुनिया में। मतलब ऑस्मियम इस दुनिया में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है। अगर भारी है तो कोई महंगी भी हो सकती है। तो देखिए, कौन सी धातु सबसे महंगी है इस दुनिया में? प्लेटिनम। याद रखिएगा, प्लेटिनम जो धातु है ना, या प्लेटिनम भी एक तत्व है, लेकिन इसको धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं धातु, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, बताएंगे। देखिए, प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है। अच्छा, इस दुनिया में सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लगभग 100% जो धातु है ना, वो सभी ठोसी अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन उनमें एक अपवाद है, ये मरकरी। मरकरी जो है किस रूप में पाई जाती है? तो ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि ये लिक्विड मेटल है। ठीक है, ये लिक्विड मेटल है, यानी कि द्रव धातु है। देखिए, इसी तरह से अगर द्रव धातु है तो कोई अधातु भी होगी, मतलब द्रव अधातु भी, तो उसको समझ लीजिए वह धातु तो नहीं है, ब्रोमीन है, यह अधातु है। तो इसको कहते हैं लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल, यानी कि ये द्रव अधातु है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है, धातु कौन है, तो देखिए ये एल्यूमिनियम, याद रखेंगे आप। यानी कि ये जो एल्यूमिनियम है, यह पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सभी कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो इसलिए ये सारे ही टॉपिक्स या सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर के लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आपको जानना जरूरी है। आज हम लोग सब सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए, वहीं आयरन की अगर बात करें, आयरन मतलब लोहा होता है, और स्टील भी लोहे का ही एक भाग है। ठीक है, लोहा आपको 3 तरह का होता है, एक ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु इस्पात, यानी जिसको स्टील कहते हैं या माइल्ड स्टील कहते हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिए, लोहे के 3 रूप होते हैं या 3 प्रकार का लोहा होता है। एक जो होता है ढलवा लोहा, दूसरा होता है पिटवा लोहा, और तीसरा होता है मृदु इस्पात। इनमें से जो ढलवा लोहा होता है वह लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है। यानी आपसे कहा जाए कि सबसे अशुद्ध लोहा कौन है, तो ढलवा लोहा। और अगर कहा जाए कि सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है, या सबसे लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है, तो आप कहेंगे पिटवा लोहा, रॉट आयरन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए जो लोहा है ना, यह पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण धातु है, याद रखिएगा। और कैल्शियम अगर कहा जाए तो कैल्शियम तीसरी, इस पृथ्वी की भूपर्पटी में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम। याद रखिएगा, अगर पृथ्वी में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछा जाए तो एल्यूमिनियम, और अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब बोलेंगे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना % है, तो 49.5%। ठीक है, अगर दूसरा पूछा जाए पृथ्वी की भूप्रपटी में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो सिलिकॉन बोलेंगे। और अगर वहीं कहेगा धातु कौन सी है, तो आयरन बोलेंगे। तीसरी धातु बोलेगा तो कैल्शियम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी जीव जंतुओं के शरीर में जो हड्डियां होती हैं, सभी जो जीव जंतु होते हैं उनके बॉडी में कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। तो सभी जीव जंतु इस धरा पर ही तो हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा वैसे ही ज़्यादा पाई जाती है। फिर देखिए, ये 4th नंबर की मेटल से 4थे नंबर पे पाई जाती है, और ये 5वें नंबर पे पाई जाती है। उसी तरह से ये देखिए जो हाइड्रोजन है ना, यह अंतरिक्ष में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन अगर पृथ्वी की भूप्रपटी में देखेंगे तो हाइड्रोजन 0.87% के केस में पाई जाती है। और ये देखिए टाइटेनियम, यह भी एक धातु है,
ठीक है। टाइटेनियम की जो एरोप्लेन्स भी बनती है, बहुत हल्की धातु होती है लेकिन बहुत ही दृढ़ और मजबूत धातु होती है। तो ये जो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में आपको 0.58% के केस में पाई जाती है। ठीक है। अगर देखिए नाइट्रोजन पूछा जाए तो नाइट्रोजन इस पर्यावरण में या इस वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है। मतलब कि नाइट्रोजन लगभग 78% के केस में पाई जाती है, लेकिन कहाँ पर पाई जाती है? तो इस वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब देखिए जैसे कुछ ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस में गिनी जाती हैं, जिनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। वो कौन कौन सी हैं? देखिए मीथेन, मीथेन को क्या कहते हैं? ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? तो ये भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में आती है? तो ये भी ग्रीन हाउस में आती है। जल वाष्प मतलब H2O, H2O किस में आता है? तो ये भी ग्रीन हाउस में आता है। ठीक है। तो इनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और H2O। ठीक है। पंखा थोड़ा तेज कर दो भाई। ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं तत्व और धातु अधातु सब देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सारी ही जो बातें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कुछ कमेंट अगर करना चाहते हो तो कमेंट भी करके कुछ पूछ भी सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए तत्व सभी होते हैं, यानी आवर्त सारणी में जितने भी घिसे पिटे एलिमेंट रखे गए हैं ना वो सब तत्व हैं, लेकिन उन तत्वों में से कुछ धातुएं होती हैं। अब धातुएं कौन होती हैं आइए समझते हैं। जैसे देखिए जब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जब सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कुछ तत्वों के लास्ट में अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा। अब 4 से लेके 8 तक मिलेगा। यानी कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंत में, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, ये सभी धातुएं कहलाते हैं। ये सभी धातुएं कहलाती हैं। ठीक है। और जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंत में 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? अधातु। ठीक है। एक कॉमन सी जानकारी, अधातु, और इनको कहते हैं धातु। ठीक है। अब उसके बाद जिनके बाहरी कोश में 4 आ जाए उनको कहेंगे आप उपधातु। ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो ये अपने बाहरी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, दे देंगे। ठीक है। जैसे देखिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम मान लीजिए, तो कैल्शियम का होता है 20, एटॉमिक नंबर 20 होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है। इससे पता चलता है कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, ये कौन सा नियम आपको मालूम होगा? ये कौन सा नियम है? बोरबरी नियम की आपबो नियम है। दोनों ही नियम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो अगर इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा धातु धातु पहचानने में। देखिए 2, 8, 8, 2 यानी कि 2, 8, 10 और 8, 18, 2, 20 हो गए। ठीक है। तो ये बाहरी कोश से अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। कब देता है? जब तक इसका अष्टक पूरा नहीं होगा, यानी इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से पूरा नहीं होगा, तब तक यह तत्व तो बहुत ही अभिक्रियाशील रहेगा। और जैसे ही इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद ये कहीं किसी से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जब किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करने जाता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में रहते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को लेता है किसी दूसरे से। अगर ये किसी दूसरे से 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके बाहरी कोश में 2 था, 6 ले लिया तो 8 हो जाएगा। तब ये क्या करता है? तब ये किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा और अस्थायी हो जाएगा। लेकिन ये जब 6 वाले तत्व के पास जाता है, यानी कि जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोश में, अगर उनसे ये अभिक्रिया करता है तो वो 6 वाला इनकी तुलना में मजबूत पड़ जाता है और वह इन्हीं से ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है जबरदस्ती। तब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तब इनके बाहरी कोश में 8 हो गया और तब इनका अष्टक भी पूरा हो गया, लेकिन इनको बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ गया। तो इनके ऊपर क्या आ गया? डबल प्लस आ गया। याद रखिएगा, जब कोई तत्व तो अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, ठीक है, या त्याग देता है, तो उसके पास उतने ही धनावेश आ जाते हैं। और कभी भी किसी तत्व के पास जितना धनावेश है, इसका मतलब है कि वह अपने कुल इलेक्ट्रॉनों में से उतना इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। ठीक है। यानी अगर इसके ऊपर 2 प्लस दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? जितना उसका परमाणु क्रमांक था, यानी 20 था, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि 2 धनावेश यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जितने भी तत्व हैं जो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों को निकालकर धनावेश बना सकते हैं या धनावेशित होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाती हैं। ठीक है। इतना याद रखना है। देखिए आपके लिए कौन सी धातुएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉपर हो गया यार, Au लिखेंगे तब सोना होगा। ठीक है। Au मतलब ऑरम होता है। ठीक है। सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है,
एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह से बहुत सी धातुएं हैं। हम यहाँ पे कितना लिख पाएंगे, लिखते लिखते पूरा आवर्त सारणी भर जाती है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी धातुएं हैं, ठीक। और ये कहाँ मिलेंगे, तो सभी धातुएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी की भूपर्पटी में। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ से आप खुदाई करके धातुओं को निकाल सकते हैं उसको भूपर्पटी कहते हैं, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में ये सभी धातुएं मिलती हैं और इन सभी को जमीन से निकालेंगे तब उसको अयस्क कहेंगे। ये धातुएं जमीन में जहाँ भी रहेंगी ना उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। और उसी हिस्से को जब आप निकाल लेते हैं जमीन के अंदर से तब हम उसको अयस्क कहते हैं। और जब उसी हिस्से से धातु निकालते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को धातु कर्म, मेटलर्जी, ठीक है। तो जब धातुओं को निकालने वाला प्रोसेस पढ़ेंगे तब जानेंगे उसमें। अब देखिए अधातु, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंत में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, वो सभी अपने बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉनों को निकालते नहीं हैं बल्कि दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद ऋण आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, अधातु। फिर से सुनिए, जो तत्व दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं और ऋणावेशित हो जाते हैं या ऋणावेश बना लेते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं, अधातु, नॉन मेटल्स। जैसे देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके डबल माइनस हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके डबल माइनस हो जाता है। जितनी भी हैलोजन्स है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको एक्स से दिखाते हैं, वो दूसरे तत्व के 1 इलेक्ट्रॉनों को लेकर ऋणावेशित हो जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अधातुएं। मतलब अधातु कहीं भी रहेगी ना तो उसका एक लक्षण है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगी और तुरंत माइनस बना लेगी, ऋणावेशित चार्ज हो जाएगी। और जितना ही ऋणावेश इसके ऊपर दिख रहा है ना उतना ये इलेक्ट्रॉन दूसरे का लिया हुआ है। ऑक्सीजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, लेकिन ये हमेशा किसी न किसी का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास माइनस आता है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये अधातुएं हैं। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, द्रव अधातु है, याद रखिएगा, ठीक है। ETC, जितनी भी गैस है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी अधातु कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। अब देखिए उपधातु, तो उपधातुओं का याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। जैसे देखिए सबसे बढ़िया उपधातु कौन है, सिलिकॉन। इसका देखिए आजकल बहुत ही उपयोग चल रहा है सोलर लाइट में। सोलर लाइट में जो पैनल होता है वो किसका बनता है, तो सिलिकॉन का। और आपका जो टीवी, टेप, रेडियो होता है ना, इसमें एक सर्किट होती है, सर्किट होती है जिसमें अलग अलग तरह के तार और ट्रांजिस्टर वगैरह सब जुड़े रहते हैं। वो सर्किट पूछा जाता है किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। आप देखिए मोबाइल की बटन खराब हो जाती है, काम नहीं करती है, डिस्प्ले उड़ जाता है उसका, तो बाद में आप जब चेक कराते हैं तो पता चलता है कि इसका सर्किट गायब है, ठीक है। वो सर्किट किसकी बनती है, या उसका चिप, IC चिप गायब है, यानी कि IC चिप उड़ गया या IC उड़ गई, तो वो IC किसकी बनती है, सिलिकॉन की बनती है, ठीक है। और सिलिकॉन क्या है, एक तरह की उपधातु, नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी देखिए जर्मेनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उपधातु है। स्टैनम, इसको टिन भी कहते हैं, ठीक है। और स्टीबियम, ठीक है, एंटीमनी कहते हैं, सुरमा इससे बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटीमनी, ये सभी क्या है, उपधातुएं हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपधातुएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्षारीय धातुएं। जैसे देखिए कि होता क्या है कि जो आप यस ब्लॉक में तत्वों को पढ़ते हैं, यानी कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S1 आता है, यानी NS1। N का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त सारणी में कितने पीरियड है, कुल 7 आवर्त हैं। और उन 7 आवर्त का मान यहाँ पे बढ़ता रहेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 S1 आ गया तब भी वो क्या कहलाएगी, क्षारीय धातु। 3 S1 आ जाए, 1 S1 आ जाए, 5 S1 आ जाए, इस तरह से, ठीक है। तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 आता है वो सभी क्या कहलाती है, क्षारीय धातुएं। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में कितनी क्षारीय धातुएं हैं, तो केवल 6 हैं, याद रखिएगा। वो 6 कौन कौन सी हैं, तो लिथियम, सोडियम, देखिए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें से ये जो सीजियम है वह सीजियम द्रव क्षारीय धातु होती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो फ्रांसियम है, ये फ्रांसियम क्या कहते हैं उसको, रेडियोधर्मी क्षारीय धातु है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो लिथियम है, ये लिथियम जो है यह दुनिया में पाई जाने वाली सबसे हल्की क्षारीय धातु है, ठीक है। और सबसे हल्की धातु भी है और सबसे हल्की क्षारीय धातु भी है। और वही लिथियम पहली क्षारीय धातु है, ये याद रखना आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पॉइंट बोले जा रहे हैं दोस्तों कहीं न कहीं आए हुए हैं,
अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं पर जब आप बैठेंगे कंपटीशन में तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें जब पूछी जाएंगी। तो ये देखिए जो सोडियम है ना, ये सोडियम ऐसी धातु है जो कि क्षारीय तो है लेकिन ये पानी में आग लगाती है, ठीक है। ये ठंडे द्रव से क्रिया करती है, ठंडे जल से क्रिया करती है, पानी की सतह पर पहले तो नाचेगी खूब और उसके बाद उसमें बम से विस्फोट भी कर देगी, ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा सब, ठीक है। ये जो कैलियम है इसको देखिए, ये जो सोडियम बाद पोटेशियम है ना, पोटेशियम केक की तरह, के मतलब केक की तरह ये होती है, केक की तरह बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम धातु होती है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल नाम कालियम होता है यानी कि कैलियम, ठीक है, लेकिन इसको पोटेशियम कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसका लैटिन नाम पूछा जाता है तो कालियम होता है, और अगर इसका लैटिन नाम पूछा जाता है तो नेट्रियम होता है, नेट्रियम, ठीक है। सारी चीज़ें याद रखिए। तो इस तरह से है। आगे आइए देखते हैं क्षारीय मृदा धातु कौन होती हैं। दोस्तों बता दें कि आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N+2 आ जाए। देखिए N+2, N का मतलब N की वैल्यू बदलती रहेगी, कभी 1S2 होगा, कभी 2S2 होगा, कभी 3S2 होगा, कभी 4S2, 5S2, 6S2, 7S2 लास्ट, ठीक है। तो उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षारीय मृदा धातु। याद रखिएगा, धातुओं की बात चल रही तो सबको पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, यानी कि इसको याद करते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बे से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी धातुएं, ये कौन सी धातुएं हैं, यही सब क्षारीय मृदा धातु हैं। बाकी किसी भी धातु को आप क्षारीय मृदा धातु नहीं कह सकते। इनको क्षारीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो धातुएं हैं और ये भी जो धातुएं हैं, इन सभी का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। यानी इन सब के ऑक्साइडों को अगर आप पानी में डालेंगे तो क्षारीय विलयन बन जाएगा, इसीलिए इन सभी को क्षारीय धातुएं कहते हैं। पहली बात। अब क्षारीय के बाद ये सभी धातुएं जो होती हैं वो मिट्टी में पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। और ये जो है इनके जो ऑक्साइड होते हैं, अगर इनको पानी में डालेंगे तो ये क्षारीय विलयन बनाएंगे, इसलिए इनको क्षारीय धातुएं कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आ रहा होगा अच्छे से। ये जो देखिए मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये हमारे शरीर में कहाँ से आएगा, जितनी जो हरी भरी जो सब्जियां होती हैं, जो हरी भरी चीज़ें होती हैं, यानी कि जिन भी चीज़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है वह क्लोरोफिल मैग्नीशियम का ही बनता है, ठीक है। तो अगर आप हरी पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं तो आपके अंदर मैग्नीशियम जा रहा है। ये जो कैल्शियम, इसका भी हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि जो हमारे हड्डी हैं, दांत हैं, मुंह हैं, वो सभी किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। ये जो रेडियम आप देखते हैं, इनको जीवन रक्षक धातु कहते हैं, लाइफ सेविंग एलिमेंट कहते हैं या मेटल कहते हैं। रेडियम ये क्या करता है कि सड़कों के किनारों जहाँ पे खतरे का वो रहता है, डर रहता है, वहाँ पे रेडियम को चिपका दिया जाता है, पेड़ों से, खंभों से या कहीं से भी, या डिवाइडर से चिपका दिया जाता है इस रेडियम को। तो ये रात में जैसे ही गाड़ी या मोटर वाहन की लाइट पड़ती है वैसे ये चमकने लगता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि उधर खतरा है, उधर जाने लायक नहीं है, ठीक है। आगे आइए। तो वो सभी कौन है, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। दोस्तों हमको जानना धातुएं हैं, तो धातुओं के साथ जो अगल बगल हैं उनको भी जान लेंगे। तो आप जब सबको जान लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि इनको हटाओ, धातु कहाँ है उसको दिखाओ, ठीक है। तो ये सभी साइड की चीज़ें हैं, तो इनको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या होता है ना, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो अनुभवी लोग होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपको कितना लाइन आता है, वो ये देखते हैं कि आपको कितना जानना चाहिए, ठीक है, उसी में से वो क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए अक्रिय गैसें, देखिए अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें क्या हैं, जैसे कि उसको भी याद करा देते हैं। हे नानी आराम कर, जिंदा रहेंगी, ठीक है। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान, ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरे आवर्त सारणी में कुल मिला के 120 तत्व होने वाले हैं। 118 तत्वों की तो अब जानकारी मिल चुकी है, 2 तत्व और सर्वे में चल रहे हैं जिनकी खोज दिसंबर 2020 में हुआ था, ठीक है। तो अभी खोज ही हुई है, सिर्फ नाम पता चला है, लेकिन अभी उस पर सब कुछ जारी है, ठीक है। तो देखिए उन सभी तत्वों में से ये जो केवल 6 तत्व आपको दिख रहे हैं ना, यही क्या है, यही अक्रिय गैसें कहलाती हैं। अक्रिय गैसें मतलब यही जो ऐसी गैसें हैं, केवल यही दुनिया में सबसे स्वस्थ और सुखी गैस हैं, किसी से इनका कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन इनमें भी अपवाद है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आइए दिखाते हैं। देखिए जेनान अक्रिय होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, वह अक्रिय नहीं होती है, ठीक है, यह अक्रिय नहीं है। इसके ऑक्साइड होते हैं XeO2, XeO4, XeO
OF4, XeOF6, इस तरह से जिनान जो है अलग अलग यौगिकों से, अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करके अपने यौगिक बनाती है। मतलब जिनान जो है अक्रिय नहीं, ये क्रिया करती है, वो सक्रिय है या क्रियाशील है। रेडान, देखिए रेडान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आज तक 12 के एग्जाम में कि रेडान की खोज किसने किया था। तो रेडान, डान डान डान, रेडान, और जो रे है आगे उसको उड़ा के यहाँ बैठा दीजिए तो हो जाएगा डार्न। मतलब डार्न नामक वैज्ञानिक ने रेडान की खोज किया था। और इस रेडान को रेडियोधर्मी अक्रिय गैस भी कहते हैं, और उसी रेडान का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर के इलाज में किस अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं, तो रेडान का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों बता दें कि अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही समझ पाए हैं, ठीक है, इतना ही समझ पाए हैं। तो आगे की चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए आपको भी इतना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, और फिर अगली वीडियो में इसके आगे का मैटर देखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके तो ज़रूर आपको बताना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एक ही निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ना अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।